हेलो दोस्तों, यूडीआर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बीसीएस के बारे में बताएंगे कि यूपी बीसीएस का आप जैसा कि आप देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे यूपी बीसीएस का है उत्तर प्रदेश पीसीएस। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री और मेंस में 2 पेपर जोड़े गए हैं। यूपी आरओ एआरओ में इसका रोल है, फिर यूपी ट्रिपल एससी में भी है, उसके बाद पुलिस में देखेंगे आप तो ऐसे सभी, और यूपी एपीओ में भी इसका रोल आ जाता है। फिर इस टाइप से देखेंगे कि तो विभिन्न परीक्षाओं में यूपी के क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं और जो यूपी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं तो इसका हम एक सीरीज लेके चलेंगे और सारा यूपी का आपको ऑनलाइन बताया जाएगा और लाइव क्लास चलेगी। तो यूपी का इंट्रोडक्शन हम आज देने जा रहे हैं आप लोगों को कि इंट्रोडक्शन में ये होगा कि यूपी को हम कैसे पढ़ाएंगे, यूपी को कैसे पढ़ाएंगे और यूपी का क्या क्या होगा, यूपी में कैसे कैसे चलेगा। तो इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या होगा, उत्तर प्रदेश विशेष में तो हम पहले इसको संयुक्त प्रांत और अन्य प्रांत से होते हुए उत्तर प्रदेश कैसे उत्तर प्रदेश बदला या इसका नामकरण उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा, पहले ये इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं हम। तो देखेंगे तो 1836 में क्या हुआ कि जब 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम पड़ा। अब जब से जैसे आप इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाएंगे तो आप देखेंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। तो 1765 में जब संधि होती है तो इलाहाबाद की संधि जो कि उत्तर प्रदेश में है देखेंगे। उसके बाद अंग्रेजों का प्रवेश जब होता है उत्तर प्रदेश में तो ये लोग उसी हिसाब से आप देखेंगे इसका नाम रखते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत इसलिए कि अंग्रेज का सबसे पहले कब्जा होता है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय पंजाब और ये क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में नहीं होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में ये पड़ेगा, इसलिए इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ता है। फिर 1877 में क्या होता है, आगरा भी उनके कब्जे में और अवध भी लगभग में उनके कब्जे में आता है। तो इस हिसाब से कुछ हिस्सा आता है तो उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध इसका नाम पड़ता है। फिर उसके बाद 1902 में थोड़ा इन लोगों को लग रहा होगा कि नाम बड़ा है तो इसको उत्तर पश्चिम प्रांत को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध कर देते हैं। फिर 1937 में आते हैं तो 1937 में ये संयुक्त प्रांत इसका नाम रख देते हैं, इतना बड़ा नाम की जगह संयुक्त प्रांत नाम रखा जाता है। फिर 1947 में जब भारत को आज़ादी मिलती है तो 1950 में इसका नाम बदला जाता है। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश रख दिया जाता है। तो सरकार ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के दिवस के रूप में मनाने के लिए 2017 में घोषणा की और 2018 से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। तो इस बार का अगर देखेंगे तो 2024 का थीम जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के समय जब मनाया गया तो उसका कुछ थीम होता है, उसी को लेके साल भर अपनी योजनाएं और उसको प्रचार किया जाता है। तो इस बार का थीम जो है उत्तर प्रदेश दिवस का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तो अब नवंबर 1956 में क्या होता है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन किया जाता है। फिर आप देखेंगे 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की जाती है। ये आप देख लिए कि आप लोगों ने देखा कि इसका नामकरण कैसे कैसे नाम बदला और उत्तर प्रदेश आगे कैसे पड़ा, ये सब चीज़ देखेंगे। तो आगे हम देखें कि उत्तर प्रदेश जो है कि उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में क्या हम पढ़ाएंगे, कैसे इतिहास उसका कैसे पढ़ाएंगे, भूगोल कैसे पढ़ाएंगे और क्या क्या है उसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश विशेष की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या क्या होगा, पहले ये देखिए इतिहास होगा, उत्तर प्रदेश का इतिहास होगा,
उत्तर प्रदेश का भूगोल होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी, फिर उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था होगा, अर्थव्यवस्था होगा, फिर इसके बाद समसामयिकी यानी कि करंट, समसा जो समय समय पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इन सब टॉपिक में डिवाइड करके हम उत्तर प्रदेश को आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसमें जैसे अब इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में क्या होगा, इतिहास में क्या बताएंगे, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास अगर देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल के इतिहास में अगर देखेंगे तो प्राचीन काल में आप देखेंगे, प्राचीन काल में तो शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप देखेंगे प्राचीन काल में तो एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, फिर होता है आद्य ऐतिहासिक, फिर आप देखेंगे कि होगा ऐतिहासिक यानी कि इतिहास। थोड़ा सा आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि जैसे प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। तो प्राग ऐतिहासिक इतिहास में क्या होता है इसमें कि अगर लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं तो उसको पढ़ा नहीं गया। इसमें क्या होगा, अगर लिखित मिला गया, दोनों में अगर देखा जाए तो लिखित अगर मिला है, ओवरऑल देखा जाए तो इसको पढ़ा नहीं गया, या तो फिर लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले। जैसे कि आप देखेंगे हड़प्पा में जो है लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, और पाषाण काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इतिहास का डिवीजन होता है जब, तो इसमें क्या होता है, लिखित भी होता है, लिखित साक्ष्य भी होता है और इसको पढ़ा भी जाता है। तो इस हिसाब से इतिहास का डिवीजन हो रहा है। तो आप देखेंगे इसके आगे, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में कैसे शुरू करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, पाषाण काल, शुरुआत कहाँ से होगी, पाषाण काल से, पाषाण काल से। तो पाषाण काल में आप देखेंगे तो क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में भी पाषाणकालीन स्थल पाए जाएंगे। जैसे बेलन घाटी में आप देखेंगे, जो मिर्जापुर में है बेलन घाटी, बेलन नदी की टोंस की सहायक बेलन नदी है, उसी की घाटी है बेलन घाटी। तो इसमें क्या होगा, पूरा बेलन घाटी जो होगा, यहाँ आपका बेलन घाटी में पूरा पाषाण से लेके नव पाषाण तक भी स्थल पाए जाएंगे, नौ पाषाण इस स्थल पाए जाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे लहुरा देव, तो कृषि के साक्ष्य में पाषाण काल में अगर आएंगे तो इसमें लहुरा देव, लहुरा देव। उसके बाद अब हम एक चीज बता रहे हैं आपको, मेहरगढ़ और कोल्डिहवा, कोल्डिहवा अगर देखेंगे आप तो लहुरा देव ये संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है, और ये आपका पाकिस्तान में पड़ेगा, और ये आपका प्रयागराज में पड़ेगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश, अब देखेंगे जैसे संत कबीर नगर ये भी उत्तर प्रदेश में है आपका, और ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की जैसे बात करेंगे, यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे होगा। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में अगर आपको आ जाए तो आप मारेंगे कि लहुरा देव। पहले क्या होता था,
कोल्डी हवा था, लेकिन खोज होने के बाद अब क्या है, लहुरा देव सबसे प्राचीन है, उसके बाद मेहरगढ़ आएगा जो पाकिस्तान में है, उसके बाद कोल्डी हवा आएगा। अगर ऑप्शन में कोल्डी ये तीनों आता है तो आपको लहुरा देव मारना है। इस टाइप से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्या इंपॉर्टेंस है पाषाण काल में, जिसका पता चलता है कि प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहे हैं। फिर पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण और नव पाषाण स्थल की बात करेंगे। तो पाषाण काल के बाद आता है ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण, तो ताम्र पाषाणिक स्थल भी आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये आपको, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको ताम्र पाषाणिक स्थल भी दिखाई देंगे, उसको भी बताया जाएगा। फिर आप आएंगे हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी क्षेत्र होता है, पूर्वी क्षेत्र होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में बनेगा। जैसे आप देखेंगे कि ये अगर उत्तर प्रदेश का मैप है, थोड़ा रुकिए फिर से बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर मैप देखेंगे तो ये अगर हड़प्पा सभ्यता होगा कहाँ, तो हड़प्पा सभ्यता ये वाला क्षेत्र, जैसे यहाँ मेरठ हो जाएगा और यहाँ सहारनपुर, तो मेरठ में आलमगीरपुर दिखाई देगा आपको, आलमगीरपुर, और सहारनपुर में हुलास दिखाई देगा आपको, हुलास। तो ये दो हड़प्पा कालीन स्थल हैं। तो ऐसे ही स्थल पाए जाएंगे जो उत्तर प्रदेश में। तो इनके उस समय क्या हम लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो, उत्तर प्रदेश हड़प्पा का भी पूर्वी स्थल, ये सबसे, हड़प्पा का जो होता है ये सबसे पूर्वी स्थल होता है, पूर्वी स्थल होता है। और ये क्या होता है कि पूर्वी स्थल के साथ साथ ये हिंडन नदी के किनारे पे है। यहाँ पे जो उपकरण पाए जाएंगे उन सब चीज़ों का, कौन खुदाई में, कौन खुदाई करवाया, ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर हड़प्पा के बाद आप आएंगे तो आप देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में क्या होगा, वैदिक काल में हम विभाजित करते हैं अगर, तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पे होगा। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, तो आप देखेंगे जैसे लगभग में 1500 बीसी से 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ये चलेगा, और 1000 बीसी से लेकर और लगभग में 600 बीसी तक ये चलेगा। तो क्या होता है कि अब वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या रहा कि ऋग वैदिक कालीन जो मिलेगी, ऋग वैदिक कालीन जो स्थल होंगे, उससे संबंधित चीज़ें होंगी, वो आपका यूपी में नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती है। और उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का प्रयोग कृषि में होने लगा है, तो गंगा, मध्य गंगा घाटी तक ये लोहे से जंगल को साफ करके ये लोग लगभग में मध्य गंगा घाटी तक प्रवेश कर जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक कालीन चीज़ें आपको दिखाई देंगी, उनसे संबंधित स्थल जो हैं और भी चीज़ें आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बाद आएगा इतिहास में आपका, तो 600 बीसी आता है, 600 बीसी। 600 बीसी में क्या होगा, यहाँ पे जो होगा नए धर्मों का उदय होगा, नए धर्मों का उदय होगा, और एक तरफ उसी समय चलेगा 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। तो आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के बाद जब ऋग्वेद आता है, उत्तर वैदिक काल के बाद जब नए धर्मों का उदय होता है, तो इसमें कई धर्मों का उदय होता है, जिसमें बौद्ध और जैन, बौद्ध धर्म और
जैन धर्म। दो दो धर्म प्रमुख रूप से उभरते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो जैसे भगवान बुद्ध ने क्या किया, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जो उत्तर प्रदेश में है। और मल्ल की राजधानी कुशीनगर में क्या किया, इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इस और भी चीज़ें हैं, अयोध्या में गए, और इन सब चीज़ों जो बुद्ध धर्म से संबंधित स्थल है उसके बारे में देखेंगे और उससे संबंधित घटनाओं को देखेंगे और कौन कौन से। और उसके बाद अगर देखेंगे बौद्ध धर्म के बाद तो 16 महाजनपद की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद 8 महाजनपद 8 महाजनपद जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। जैसे कि मल्ल हो गया, काशी हो गया आपका, काशी, मल्ल और वत्स, सुरसेन, और कुरु की राजधानी जैसे होती है इंद्रप्रस्थ जो मेरठ के वाले क्षेत्र में होता है। ऐसे ऐसे 8 महाजनपद होते हैं। तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में आएंगे। फिर आगे अगर हम चलते हैं, आगे की यात्रा करते हैं, तो हम देखेंगे कि मौर्य काल आएगा। महाजनपद मौर्य काल आएगा। महाजनपद के बाद मौर्य काल में क्या होगा, मौर्य काल आता कैसे है, देखिए क्या होगा कि 16 महाजनपद होते हैं, उसमें मगध का जो क्षेत्र होता है उसमें मगध इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उस सभी महाजनपदों को लगभग में जीत लेता है, जीत के एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो मौर्य साम्राज्य आएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाएगा जब मौर्य साम्राज्य को, तो उसके बाद अशोक कालीन जब आएगा तो अशोक कालीन चीजें भी आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगी। जैसे अशोक का, जैसे सारनाथ में जो है, सारनाथ में सिंह स्तंभ, सिंह स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है ये भी हम देखेंगे अशोक से संबंधित। उसके बाद देखेंगे कि जैसे आगे जाएंगे मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में जब आएंगे, मौर्योत्तर काल, तो छोटे छोटे राज्यों का उद्भव होगा। तो मौर्योत्तर काल में 2 प्रकार के राज्य होंगे, एक होगा देसी राज्य, और दूसरा होगा विदेशी राज्य। तो देसी राज्य में जैसे शुंग होगा, शुंग और कण्व। जैसे जब पुष्यमित्र शुंग क्या हो, इसमें पुष्यमित्र शुंग होगा, पुष्यमित्र सिंह, और इसमें वासुदेव। तो मौर्य देसी राज्य की बात करते हैं, तो देसी राज्य में ये होगा कि देसी राज्य में जब मौर्य काल का पतन होता है तो उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। तो शुंग वंश की स्थापना होती है तो पुष्यमित्र सिंह जो शुंग वंश की स्थापना करता है, तो उसमें शुंग वंश का कुछ दिन राज चलाता है। उसके बाद आता है उसके लास्ट राजा को मार कर और वासुदेव कण्व ने और क्या किया, कण्व वंश की स्थापना की। तो ये एक प्रकार से मौर्य के उत्तराधिकारी राज्य होते हैं। और जो विदेशी राज्य में अगर हम देखेंगे तो विदेशी राज्य जब जैसे कमजोर होता है, भारत साम्राज्य से होते हुए कमजोर होगा तो विदेशी आक्रमण होगा। तो विदेशी आक्रमण होगा तो इसमें यूनानी, शक, पहलव, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये सब आएंगे, आक्रमण करेंगे ये लोग, तो अपना राज्य स्थापित करेंगे, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में ही आप देखेंगे होगा। तो आप देखेंगे अगर देखा जाए तो कुषाण की बात, मौर्योत्तर काल में ही कुषाण वंश का जो होगा, तो कुषाण में क्या होगा, कनिष्क जब होता है तो इस समय क्या बनता है, मथुरा जो होता है, मथुरा कला शैली का विकास होता है।
मथुरा कला शैली। तो मथुरा कला शैली में हम देखेंगे कि इसमें कौन से पत्थर उपयोग किए गए, किस किस इसका मुख्य विषय लौकिक था कि पारलौकिक था, किन किन देवताओं किन किन धर्मों की मूर्ति बनाई गई, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। फिर मौर्योत्तर काल के बाद आप देखेंगे तो गुप्त काल आएगा। गुप्त काल आएगा तो उत्तर प्रदेश में भी गुप्त, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट आएगा, उसके बाद समुद्रगुप्त आएगा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इस टाइप से कुमारगुप्त ये होगा। तो चंद्रगुप्त, जैसे समुद्रगुप्त की बात करते हैं अगर, तो समुद्रगुप्त इसी का है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन इसकी रचना करते हैं। इसमें क्या होता है कि समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन होता है। तो ऐसे देखेंगे। फिर कुमारगुप्त आएंगे तो गाजीपुर में भीतरी अभिलेख होता है कुमारगुप्त से संबंधित। फिर उसके बाद अब आएंगे गुप्त के बाद गुप्तोत्तर और गुप्तोत्तर काल आता है। गुप्तोत्तर और मध्यकाल आता है। गुप्तोत्तर और कुछ लोग कहते हैं मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, सॉरी, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में यहां पे देखेंगे तो कन्नौज आएगा, कन्नौज का जिक्र आएगा। तो कन्नौज क्या होगा? वर्तमान में तो इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, लेकिन इस समय होगा त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष दिखाई देगा। फिर हर्षवर्धन होगा। हर्षवर्धन इसी काल में आपको हर्षवर्धन का शासन दिखाई देगा। तो हर्षवर्धन के शासन में क्या होगा कि प्रयाग में महायज्ञ कराता है हर्षवर्धन। तो ये हो गया। फिर अब आते हैं मध्यकाल में। देखेंगे कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में क्या कौन सी घटनाएं हुई, इसको कैसे जोड़ा जाए उत्तर प्रदेश से इतिहास की घटनाओं को। तो मध्यकाल में हम देखेंगे विभाजन, अगर देखा जाए तो मध्यकाल का विभाजन दो तरह से होता है। एक होता है दिल्ली सल्तनत होता है, और आपका दूसरा होता है आपका मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे तो इसमें जैसा कि हमारे चैनल पे लिखा हुआ है, गुलाब खिलो तो सूंघ लो। खिले तो सूंघ लो। तो इससे इसका क्रम देखेंगे, जैसे कि गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश और ये सैयद वंश हो गया। देखेंगे इसमें आएगा सैयद वंश और लोदी वंश। तो ये ट्रिक जैसे हो गया कि ये सारा क्रम हो गया कि ये गुलाम वंश, तुगलक वंश, ऐसे दिल्ली सल्तनत का क्रम हो गया। तो अब इसका भी इंपॉर्टेंस आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा। जैसे आप देखेंगे तो सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक वंश का क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? ये जौना खां के याद में क्या करता है कि जौना खां के याद में ये जौनपुर की स्थापना करता है। जौनपुर की स्थापना करता है। जौना खां के याद में जौनपुर की स्थापना करता है। तो जौनपुर जो होता है आगे चल के सरकी वंश, ये आपका पूर्व का सिराज कहा जाता है,
और सरकी वंश की का मुख्य केंद्र बिंदु हो जाता है। तो अब देखेंगे ये हो गया। आप देखेंगे अगर लोदी वंश की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जुड़ रहा है उत्तर प्रदेश से। अब देखिए अगर लोदी वंश की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी, इसका होता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने क्या किया, 1504 में आगरा की स्थापना करता है, आगरा बनाता है। 1504 में आगरा की स्थापना करता है और 1506 में ये क्या करता है कि अपनी राजधानी को आगरा बना लेता है। तो आगरा बना लेगा राजधानी को, तो आप देखेंगे जब सिकंदर लोदी के आगरा राजधानी बन जाएगी तो क्या होगा कि ये विभिन्न इंडो इस्लामिक गतिविधियों का केंद्र बनता जाएगा आगरा। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश इंडो इस्लामिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, जो इंडो इस्लामिक शैली के रूप में उभर कर आएगा। और आगे देखेंगे कि मुगल काल जब आएगा तो मुगल काल में भी आपको आगरा, मुगल काल में भी राजधानी होती है, मुगल काल में भी आगरा राजधानी होती है। तो मुगल काल में जैसे बाबर, अकबर, बाबर होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे ऐसे। तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे अकबर, जो हुमायूं के युद्ध लड़े गए वो भी उत्तर प्रदेश में बिलग्राम उलग्राम का युद्ध हो गया। फिर अकबर का होगा, राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाता है अकबर का, अकबर की राजधानी होती है फतेहपुर सीकरी, भी उत्तर प्रदेश में है। फिर शाहजहां जो ताजमहल बनवाता है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में है ताजमहल। फिर ऐसे देखेंगे मुगल काल में भी मुख्य केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश आपको दिखाई देगा, और इनसे इंडो इस्लामिक शैली आपको उभर कर आएगी, उसके बारे में बताएंगे हम आप लोगों को। फिर आएंगे अगर आधुनिक काल की बात करते हैं, आधुनिक काल में जब आप बात करेंगे तो आधुनिक काल में जब अंग्रेजों का प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में, तो आप देखेंगे कि पहला अंग्रेजों का प्रवेश होगा तो 1765 जो बताए हैं आपको कि इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद वाला क्षेत्र लगभग में अंग्रेजों के कब्जे में, ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश में ये इंटर करेंगे। फिर आप आएंगे 1857, 1857 विद्रोह या 1857 की क्रांति, कुछ लोग क्रांति विद्रोह में, हालांकि इसमें संशय है, बताएंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें, या क्यों क्रांति कहा जाता है, क्यों विद्रोह कहा जाता है इसको, ये चीज़ बताएंगे। तो 1857 की क्रांति, जहाँ तक आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है। फिर कानपुर से नाना साहब लड़े, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी उत्तर प्रदेश से लड़ी, उत्तर प्रदेश से ही है झांसी। फिर और लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ी। फिर ऐसे ही देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में इसका मुख्य केंद्र बिंदु 1857 का जो होता है उत्तर प्रदेश होता है। तो क्यों, कौन कौन से उत्तर प्रदेश की विभूति जो हैं 1857 में लड़े, और इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। फिर 1885, फिर जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन होता है उसका भी प्रभाव आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। फिर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होगी जब, तो 9 अधिवेशन जो होंगे इसके उत्तर प्रदेश में होंगे, 9 अधिवेशन कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में होंगे, जिसमें 1905 बनारस वाला अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 1916 का आपका लखनऊ अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट हैं, उत्तर प्रदेश से क्रम पूछ सकता है, अध्यक्षता कौन पूछता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब होगा। तो आगे अब आएंगे देखेंगे तो आपका आगे का गांधी दौर, गांधी युग कहेंगे, या तो गांधी जी की एंट्री होगी।
तो इसमें भी आप देखेंगे तो इन्होंने कौन कौन सा आंदोलन चलाया, जैसे असहयोग चलाया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो आप गांधी जी की जब बात करते हैं तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसे उस समय और डिटेल में बताएंगे। तो गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को जब भारत आते हैं तो इसी दिन देखिए आज के समय में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, तो इसी की याद में। तो जब आते हैं तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि 1 साल पहले आप पूरे भारत का भ्रमण करके देखो, घूमो कि क्या है, क्या स्थिति है, दक्षिण अफ्रीका से अलग है कि कैसी है, यहाँ पे कैसे आंदोलन किया जाए, इन सब चीज़ समझने के लिए 1 साल घूमने के लिए उनको कहते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं कि 1 साल पूरे पहले 1915 से 1 साल घूमते हैं पूरे भारत में। तो पहला आधिकारिक भाषण 1916 में ये बीएचयू में देते हैं, बीएचयू में देते हैं। तो बीएचयू में जब देंगे ये भाषण तो उस समय बीएचयू जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो क्या है आपका वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तो इससे भी इम्पोर्टेंट एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको। तो आप देखेंगे कि 1916 में भी लखनऊ अधिवेशन होता है। तो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है तो वहीं राजकुमार शुक्ल जी इनसे मुलाकात करते हैं। तो वहाँ के नील विद्रोह के जो किसान होते हैं उनकी दशाओं के बारे में बताते हैं कि वहाँ के जो नील के किसान हैं उनकी दशा खराब है, अंग्रेज लोग जो बहुत अत्याचार कर रहे हैं, यूरोपीय बगान मालिक। तो ये क्या करते हैं कि चंपारण जाते हैं, तो वहीं से चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन, जब असहयोग आंदोलन करेंगे तो 4 फरवरी 1922 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा होता है, चौरी चौरा कांड होता है जो उत्तर प्रदेश में होता है। इसी के कारण गांधी जी का आंदोलन जो होता है अहिंसक होता है और इसमें हिंसा हो जाती है। इसी के देख के गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं जो गोरखपुर में है। हालांकि पहले की किताबों में आप देखेंगे इसको 5 फरवरी 1922 दिया है, लेकिन आज संशोधन नया जो डाटा है इस हिसाब से 4 फरवरी 1922 है इसका। और वहाँ पे जब स्मारक देखेंगे जो लिखा हुआ होता है चौरी चौरा के बारे में गोरखपुर में, तो उसमें भी 4 फरवरी 1922 लिखा गया है इसका तिथि। तो ये हो गया, स्थगित किए। उसके बाद देखेंगे असहयोग आंदोलन में भी काफ़ी एक्टिविटी जो उत्तर प्रदेश में हुई, तो उसके बारे में बताएंगे। फिर ऐसे ही आप आएंगे कि असहयोग के बाद आएंगे सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी चीज़ें हुई और कई विभूतियों ने इसमें साथ दिया और यहाँ के भी लोग इसमें शामिल हुए और आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किए। तो आप देखेंगे जैसे 1942 में जब होता है भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में क्या होता है, समांतर सरकार का गठन होता है। चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार का गठन होता है। समांतर सरकार यानी कि यहाँ पे, और जो भारत में 3 जगह होता है, तो इसमें एक बलिया भी शामिल होता है। चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार का गठन। तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ दिन के लिए अंग्रेजों का शासन समाप्त हो जाता है और कुछ दिन ये अपना शासन चलाते हैं, उसके बाद फिर अंग्रेज अपना कब्जा कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका इतिहास की यात्रा जो हुई। फिर उसके बाद आज़ाद होगा, तो आज़ाद में भी आज़ादी के बाद आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जो है उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते थे, तो ये प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये इतिहास इस टाइप से हम लोग आप लोगों को हम पढ़ाएंगे और ऐसे डिटेल में इसको बताया जाएगा उस समय। अब आते हैं भूगोल पे।
तो भूगोल की जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के भूगोल की, तो भूगोल की जब बात करते हैं तो इसमें भौतिक विभाजन इसका बताया जाएगा पहले। भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन में देखिए, भौतिक विभाजन में क्या बताया जाएगा कि जैसे कि जो यमुना नदी है उसके दक्षिण वाला भाग, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र हुआ, सोनभद्र, मिर्जापुर और दक्षिणी प्रयागराज का क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और जो बीच का क्षेत्र है जैसे गंगा यमुना का मैदान, ये सबसे नया है। और प्रायद्वीपीय वाला जो है वो सबसे प्रायद्वीपीय वाला जो है वो सबसे पुराना है। और ऊपर जब जाएंगे भाबर और तराई के आगे तो थोड़ा सा देखेंगे, सहारनपुर का जो क्षेत्र होता है वो शाकुंभरी देवी का मंदिर जो सहारनपुर में पड़ता है, वो शिवालिक पर्वत पदीय क्षेत्र का हिस्सा होता है। तो इस टाइप से भौतिक विभाजन आपको बताया जाएगा, उसका काल, किस काल में निर्माण हुआ और किस तरीके से इसका निर्माण हुआ। उसके बाद मृदा की बात करेंगे। मृदा की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में मृदा कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, जैसे ऊपर ऊपर अब उत्तर प्रदेश का नक्शा देंगे तो ऊपर जो होगा वो भाबर होगा, फिर तराई होगा, फिर गंगा यमुना का जो जलोढ़ होगा, इसमें खादर और बांगर पाई जाएगी। खादर नवीन जलोढ़ कहा जाएगा और बांगर जो है पुरानी जलोढ़ को कहा जाएगा। फिर नीचे जब बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ लाल मृदा, लाल और कुछ क्षेत्र में काली मृदा पाई जाएगी। तो मृदा के बाद अगर आएंगे तो इसमें जनजाति की बात करते हैं। जनजाति, तो जनजाति देखेंगे कि उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत 5 जनजातियों की घोषणा की जाती है। तो उसमें क्या होगा कि 5 जनजातियों में दो जनजाति उत्तर प्रदेश की होती है। 2 जातियों को जनजाति का जब दर्जा दिया जाएगा तो 2 इसमें दिया जाएगा दर्जा, तो थारू और बुक्सा को, 2 जनजातियों को, मतलब 2 जातियों को राज्य सरकार क्या करती है, जनजातीय दर्जा देती है। उसके बाद 2003 में आदेश पारित कर ये उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत होता है। उत्तर प्रदेश आदेश 1967 आदेश 1967 के तहत होता है। और 2003 में उत्तर प्रदेश से क्या करती है, 10 जनजातियों को, 10 जाति को, जो समुदाय हैं, समुदाय कहिए इसको या जाति कहिए, समुदाय को ये क्या करते हैं, जनजाति का दर्जा देते हैं। जनजाति का दर्जा दिया जाता है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां हो गई, 12। तो ये हम उस समय क्या करेंगे कि आपको 12 जनजातियां किस जिले में हैं उसको ट्रिक से बताएंगे, और किस जिले में है, कहाँ निवास करती हैं, इनका पेशा क्या है और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, किस धर्म को मानती हैं, इनका त्यौहार क्या है, ऐसे ऐसे पूछा जाता है। जैसे थारू जनजाति जो होती है, कई बार पूछा गया है कि दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो जनजाति के बाद आप देखेंगे तो इसमें आएगा आपका, जनजाति के बाद आप देखेंगे तो संसाधन की बात करेंगे। तो भूगोल में संसाधन की बात जब करेंगे हम, तो संसाधन, तो संसाधन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि तो संसाधन वैसे तो देखा जाए ओवरऑल संसाधन के रूप में बहुत, खनिज संसाधन के रूप में बहुत धनी नहीं है, लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिण का क्षेत्र है, उसमें काफ़ी संसाधन पाए जाते हैं। तो उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पूछता है, उसी हिसाब से हम आपको संसाधन के बारे में बताएंगे। जैसे कोयला जो है सोन घाटी में पाया जाएगा, सोनभद्र में। यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा, ऐसे इस टाइप से बॉक्साइट कुछ कुछ जिलों में पाया जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। फिर आएगा इसी में पर्यावरण, संसाधन, पर्यावरण। पर्यावरण की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि यहाँ का पर्यावरण कैसा है। पर्यावरण में जैसे कि यहाँ पे कितने टाइगर रिजर्व हैं, मिटा देते हैं इसको। पर्यावरण की बात करेंगे तो जैसे एक
एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? दुधवा। 2 हाथी रिजर्व हैं, 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं। फिर उसके बाद आपका 4 टाइगर रिजर्व हैं, तो 4 टाइगर रिजर्व हो गया, और 10 रामसर साइट हैं। देखिए, जैसे कि हाथी रिजर्व कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि टाइगर रिजर्व किस किस जिलों में है, यहाँ पे कौन से पशु पाए जाते हैं, या कब घोषित किया गया, कब इसको, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। रामसर साइट जो होगा, जैसे 10 रामसर साइट है, तो रामसर साइट के बारे में ये पूछेगा कि रामसर साइट ये जैसे लाख बहुसी किस जिले में है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक से और एक दूसरे को जोड़ के बताएंगे, और जिलों के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा है और जैसा संभावना है पूछने की, उस टाइप से आपको जोड़ के बताएंगे। तो अब संसाधन के बाद आप देखेंगे, तो अब इसमें होगा उत्तर प्रदेश का, अब आगे होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब देखेंगे, तो इसमें देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है, विधान परिषद है तो उसका फंक्शन क्या है, विधानसभा है, और इन सब चीज़ों के पहले बताएंगे कि विधायिका के बारे में, कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में। तो इसमें देखेंगे, जैसे उसके बाद राज्यपाल के बारे में बताएंगे। राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री राज्यपाल, और पंचायत, यहाँ का पंचायत सिस्टम कैसा है, पंचायती व्यवस्था, यानी कि पंचायती व्यवस्था, और नगरीय शासन कैसा है, नगर जैसे कई जगह कमिश्नरी घोषित किया गया है तो उसका शासन कैसा होता है। और संस्थाएं, जैसे संस्थाएं की बात करेंगे, संस्थाओं को जैसे यूपीपीएससी जिसका एग्ज़ाम आप लोग देंगे। फिर उसके बाद हाई कोर्ट कैसा काम करेगा, कौन से आर्टिकल में है, किन सब चीज़ों में है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अब विधान परिषद, विधानसभा किस टाइप से काम करता है, और ऐसे चीज़ों को बताया जाएगा आपको। फिर आप देखेंगे इसके बाद होगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की जब बात करेंगे, तो जो नवीनतम बजट होगा उत्तर प्रदेश का, जैसे उत्तर प्रदेश का, इसमें उत्तर प्रदेश का बजट होगा, बजट बताया जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा। जैसे आप लोग भारत की आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, नवीनतम आर्थिक समीक्षा आपको बता दी जाएगी। फिर बाद के क्लासों में अपडेट करते रहेंगे अगर आएगा। फिर यहाँ पे आपको योजना बताई जाएगी, योजनाएं जो जो उत्तर प्रदेश सरकार जो नई नई योजनाएं चला रही है उसको बताया जाएगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद उत्पादन में, जैसे एग्रीकल्चर भी इसी में आ जाएगा आपका, कृषि में। तो किसने जैसे 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है, कौन सा उत्पादन किस चीज़ के लिए उत्तर प्रदेश फेमस है, और किन किन उत्पादनों में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आप देखेंगे इसके बाद आएगा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स यानी कि करंट अफेयर्स ना लिख के समसामयिक लिखते हैं। समसामयिकी होगा। तो समसामयिकी में क्या करेंगे हम, तो समसामयिकी को समय समय पर अपडेट करते रहेंगे चैनल पे। तो इसका करंट आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज की किस डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, किसको पद्मश्री मिला, उत्तर प्रदेश की विभूति को, इन ऐसे चीज़ों को आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो इस टाइप से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के जीएस को हम जीएस और स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पार्टों को अच्छे से कवर करेंगे, और हमारी क्लास रेगुलर चलेगी और बिल्कुल फ्री होगी।
और इस ऐसे ही क्लास को आगे देखने के लिए आप क्या करिए, आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।